चलिए शुरू करते हैं। अब आगे। सब ने आकृति की तरफ देखा तो उसने तोते की तरह सब बक दिया। उसकी बात सुनकर ग्रंथ को हर्षद और यामिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो सबने उसके लाल चेहरे से भांप लिया। तभी अथर्व उसका ध्यान उन दोनों पर से हटाते हुए बोला, अच्छा अदिति, कल रात तुम दोनों क्यों झगड़ रहे थे? आइसक्रीम तो तुम्हारे मुंह और कपड़ों पर लगी थी, फिर ग्रंथ ने वो कैसे खा ली? अदिति ने अपने नथुने फुलाते हुए ग्रंथ को घूरा और टेबल पर सेब रखकर उसमें चाकू घुसाते हुए बोली, पापा मत पूछिए, वरना आप इसका यही कत्ल कर देंगे। ग्रंथ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो जानता था कि अगर अदिति कुछ देर और यहाँ रही तो जरूर वो सबके सामने बोल देगी कि रात में उसने उसे किस किया था। इसीलिए वो खड़ा होते हुए बोला, दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब अक्षत बोला, यही हमारे सामने बात कर लो ना, तुम दोनों क्या लैला मजनू की तरह एक दूसरे में घुसे रहते हो? तब अथर्व बोला, लैला मजनू कब एक दूसरे में घुसे बे? अगर ऐसा होता तो उनके बच्चे नहीं हो जाते, जिनका नाम होता लैलवा या फिर मजनुआ। सबने अपना सिर पकड़ लिया। तभी अक्षत अथर्व को डांटते हुए बोला, कुत्ते बच्चों के सामने अपना मुंह बंद रख लिया कर। तब अथर्व बोला, क्यों? ये सब सन्यासी बनेंगे क्या? आगे 2-2.5 साल में इनकी शादी होगी, हमारे पोते पोतियां भी आएंगी और नाती नातिन भी होंगे। कितना मजा आएगा जब हम सबको बिगड़ेंगे। नाश्ता लग चुका था और आराध्या लोग भी बैठ चुकी थी। सब लोग खाने लगे थे। जब अथर्व की बात सुनकर अदिति बोली, नाती नातिन तो लगता है अभी कुछ महीनों बाद ही आ जाएंगे पापा, जैसे आपके इस दामाद की हरकतें जा रही हैं। अदिति की बात सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं ग्रंथ के गले में तो निवाला ही फंस गया। उसे सांस नहीं आए और वो अपनी छाती पर मुक्के मारने लगा। कुछ ही देर में जब वो नॉर्मल हुआ तो उसने देखा सब उसे ही घूर रहे थे। वो उठकर तेजी से वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद आराध्या अदिति को डांटते हुए बोली, गधी, कुछ भी बकने से पहले नहीं सोचती, क्या करें हम तुम्हारा? इतना भी अपने बाप से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तब अथर्व बोला, आदू, अभी तुम क्या कह रही थी? तब अदिति बोली, वो गधा कल रात मेरी चॉकलेट खा गया। मेरा गुस्सा फिर से जागृत हो गया है। मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगाकर आती हूँ। अदिति भी उठकर ग्रंथ के कमरे में चली गई। वहीं धैर्य बोला, बाय गॉड, आराध्या, क्या तुमने कुछ गलत खा लिया था इसे पैदा करने से पहले? तब आराध्या अथर्व को घूरते हुए बोली, गलत खाया नहीं था, लेकिन गलत प्राणी देखा जरूर था। अथर्व का मुंह बन गया। वही कमरे में अदिति जब ग्रंथ से लेने पहुंची तो ग्रंथ ने उसे पकड़कर दीवार से चिपका दिया और उसे घूरते हुए बोला, तुम बेवकूफ हो, क्या बोल रही थी अभी नीचे? तब अदिति बोली, हाँ तो तुमने मुझे किस क्यों किया था? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो सच में पापा नानू नहीं बन जाएंगे क्या? अदिति की बात सुनकर ग्रंथ का दिमाग खाली हो गया। वो कुछ समय के लिए सदमे में चला गया। साथ ही दरवाजे पर छिपकर उनकी बातें सुनकर अद्वैत भी सदमे में चला गया। वो अपने नाखून चबाते हुए मन में बोला, फिर तो शिविका भी प्रेग्नेंट हो गई होगी। मैंने भी तो उस दिन किस किया था उसे। इसका मतलब पापा दादा भी अभी बन जाएंगे। ओह गॉड, अब क्या होगा? तभी उसे ग्रंथ की आवाज सुनाई दी। ग्रंथ सदमे से बाहर आकर बोला, तुम पागल हो आदू, किससे भी कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? तब अदिति बोली, पागल में नहीं तुम हो। ओह, तुम हॉस्टल में रहते थे तो शायद तुमने कभी बचपन में टीवी नहीं देखा होगा। दादी लोगों के सीरियल में सिर्फ इतना सा छूने से हीरोइन प्रेग्नेंट हो जाती है। अदिति ने अपने होठों को ग्रंथ के होठों से लगाकर वापस हटा लिया, जिससे ग्रंथ ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, पागल लड़की, वो सब सीरियल्स में डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, इसलिए थोड़ा सा रोमांस दिखा देते हैं। असल में तो प्रेग्नेंट सेक्स करने से होते हैं। तब अदिति और अद्वैत एक साथ बोले, तो इसी को तो सेक्स कहते हैं। अद्वैत मन में बोला था। तभी अद्वैत ने अक्षत को आते देखा तो वो हड़बड़ाते हुए जोर से बोला, बीपी, आप। ये कहते हुए वो कमरे में आ गया, साथ ही अक्षत भी। अद्वैत की आवाज सुनकर ग्रंथ अदिति से दूर हो चुका था। तभी अक्षत वहां आते हुए बोला, अभी तुम लोगों की गाड़ी सर्विस के लिए गई है, तो तुम लोग अथर्व की गाड़ी ले जाना। तभी अदिति खुश होते हुए बोली, ठीक है तो फिर मैं बाइक से जाऊंगी। अक्षत कुछ कहता उससे पहले ही अदिति वहां से भाग निकली। तब अक्षत बोला, सब ध्यान से जाना, और हाँ अभी, अब से तुम और ध्रुविक के साथ सभी लड़के कॉलेज के बाद ऑफिस आया करोगे। खाली बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही दिमाग चलता है तुम लोगों का। अद्वैत जानता था ये उसके मुंबई में किए कारनामे का नतीजा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला।
कुछ देर बाद सब बच्चे कॉलेज के लिए निकल गए। अद्वित तो दिन भर यही सोच सोचकर परेशान होता रहा कि कहीं सिया प्रेग्नेंट तो नहीं, और ग्रंथ यही सोचकर परेशान रहा कि अदिति को कैसे समझाए कि किससे प्रेग्नेंट नहीं होते। इसी बीच ग्रंथ ने आज फिर ऐसा महसूस किया जैसे उन सब पर नजर रखी जा रही है। उसने आसपास देखा तो कैंटीन में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि सभी बच्चों के पीछे कोने में बैठा चपरासी अपनी दाढ़ी दबाते हुए अदिति लोगों को घूर रहा था। वहीं कैंटीन में अदिति लोगों का ही शोर गूंज रहा था, क्योंकि अद्वित ने उससे बाइक की चाबी ये कहकर छीन ली थी कि वो ध्रुवीक और अभय बाइक पर कंपनी जाएंगे और वो सब ग्रंथ और अभय के साथ गाड़ी से घर जाएंगी। अंत में अदिति एक चॉकलेट शेक में मान गई। वहीं वो चपरासी जो कान लगाए उनकी बातें सुन रहा था, वो मन में बोला, इसका मतलब अथर्व का बेटा बाइक से जाएगा, फिर तो उसके साथ कोई भी दुर्घटना होना बड़ा आसान है। वो वहां से उठकर चला गया। छुट्टी के टाइम सब लोग घर के लिए निकले, अद्वित लोग भी बाइक पर निकले थे। रास्ते में उन सबको अलग तरफ मुड़ना था। अद्वित ने बाइक दूसरी सड़क पर मोड़नी थी, इसलिए वो थोड़ा पीछे रहकर बाइक चला रहा था, और ग्रंथ ने गाड़ी सीधे चलानी जारी रखी। लेकिन तभी उसकी नजर बैकव्यू मिरर पर पड़ी। उसने देखा एक ट्रक तेजी से अद्वित लोगों की तरफ बढ़ रहा था। वहीं कैंटीन में अदिति लोगों का ही शोर गूंज रहा था, क्योंकि अद्वित ने उससे बाइक की चाबी ये कहकर छीन ली थी कि वो और ईवान बाइक पर कंपनी जाएंगे और वो सब ग्रंथ और ईवान के साथ गाड़ी से घर जाएंगी। अंत में अदिति एक चॉकलेट शेक में मान गई। वहीं वो चपरासी जो कान लगाए उनकी बातें सुन रहा था, वो मन में बोला, इसका मतलब अथर्व का बेटा बाइक से जाएगा, फिर तो उसके साथ कोई भी दुर्घटना होना बड़ा आसान है। वो वहां से उठकर चला गया। छुट्टी के टाइम सब लोग घर के लिए निकले, अद्वित लोग भी बाइक पर निकले थे। रास्ते में उन सबको अलग तरफ मुड़ना था। अद्वित ने बाइक दूसरी सड़क पर मोड़नी थी, इसलिए वो थोड़ा पीछे रहकर बाइक चला रहा था, और ग्रंथ ने गाड़ी सीधे चलानी जारी रखी। लेकिन तभी उसकी नजर बैकव्यू मिरर पर पड़ी। उसने देखा एक ट्रक तेजी से अद्वित लोगों की तरफ बढ़ रहा था। उसने गाड़ी रोक दी और खिड़की से सिर निकालकर जोर से चिल्लाया, अभी साइड में देख। अद्वित ने जब उस तरफ से आते ट्रक को देखा तो उसने तुरंत बाइक तेज चलाई, लेकिन फिर भी बाइक का पीछे वाले हिस्से से वो ट्रक टक्कर मारकर निकल गया, जिससे अद्वित, रोहान और रिवान तीनों बाइक समेत नीचे गिर गए। थोड़ी बहुत चोटें उन्हें आ ही गई, लेकिन बड़ी दुर्घटना होने से बच गई थी। सारा ट्रैफिक रुक गया था। ग्रंथ लोग जल्दी से गाड़ी से निकल आए। ग्रंथ उस ट्रक को जाते देख रहा था। उसने उसका नंबर याद किया और अद्वित लोगों को उठाने में मदद करने लगा। कुछ देर बाद सब आराध्या के हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने तीनों लड़कों का फर्स्ट एड किया। आराध्या परेशान हो गई थी। उसने फोन करके अथर्व को भी बता दिया था। अद्वित की बाजू में फ्रैक्चर आया था। रिवान जो सबसे पीछे बैठा था उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था और रोहान के घुटने में स्वेलिंग आई थी। जल्दी ही अथर्व लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। घर में उन्होंने अभी बताने से मना किया था। अथर्व ने ग्रंथ का चेहरा तना हुआ देखा तो वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने रात में उससे बात करने की सोची और आराध्या को समझाया कि ये बस एक एक्सीडेंट था। फिर वो सब घर पहुंचे, जहां पर सब तीनों बच्चों की हालत देखकर घबराए हुए थे। गायत्री जी और किरण जी भी जल्दी से वहां पहुंच गई, और सब लोग भी। लक्की ने सबसे पूरे एक्सीडेंट का बयान लिया, तब ग्रंथ ने उस ट्रक का नंबर बता दिया। लक्की ने तुरंत पुलिस की एक टीम उस ट्रक को ढूंढने में लगा दी। अथर्व ग्रंथ को लेकर उसके कमरे में चला गया। अथर्व ग्रंथ के साथ उसके कमरे में आया और उससे बोला, ग्रंथ तुमने लक्की को ट्रक का नंबर क्यों बताया? तब ग्रंथ बोला, दीदी आप ये क्या कह रहे हैं? अभी लोगों पर अटैक हुआ है, इसलिए मैंने लक्की अंकल को ट्रक के बारे में डिटेल दी। तब आदिव बोला, मैं उस हराम के पिल्ले को खुद अपने हाथों से सजा देता। अब वो हाथी कानूनी दांव पेंच का पेचकस हमारे पिछवाड़े में घुसाएगा। अथर्व की बातें सुनकर ग्रंथ के होश उड़ गए। वो अपने कानों पर हाथ रखकर बोला, दीदी आप ये कैसी भाषा का यूज कर रहे हो? तब आदिव बोला, ये मेरी और डेविल की संस्कार रहित भाषा है जो डेविल ने मुझे सिखाई है। खैर कोई बात नहीं, उस हाथी को सिर्फ ट्रक का नंबर मिला है, वो ड्राइवर नहीं मिलेगा। अच्छा ग्रंथ, क्या तुमने ट्रक ड्राइवर का चेहरा देखा था? तब ग्रंथ बोला, हाँ थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन मैं उसे पहचान लूंगा। तब अथर्व बोला, ठीक है फिर नंबर बताओ उस ट्रक का। ग्रंथ ने अथर्व को ट्रक का नंबर बताया। तब अथर्व ने फोन निकाला और किसी को फोन मिलाकर बोला, मैसेज में एक ट्रक का नंबर भेजा है तुम्हें, उसे ढूंढो और ड्राइवर को उठा लो। फोन काट कर अथर्व ग्रंथ से बोला,
रात को छत पर आ जाना, बियर वियर पेंगे। इतना कहकर अथर्व कमरे से चला गया। ग्रंथ ने एक लंबी सांस ली और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। रात को डिनर से पहले प्रियाजी रूहान के घुटने की सिकाई कर रही थी और वो चिल्ला रहा था। तब अथर्व वहां बैठते हुए बोला, ज्यादा चिल्ला मत चूहे, मेरी माँ सेवा कर रही है तुम्हारी तो इसे अपना सौभाग्य समझो और मेरा शुक्रिया अदा करो कि ये मैं उन्हें करने दे रहा हूँ, वरना उनका सारा लाड दुलार फिक्र सब मेरे लिए होता है। तब अद्वैत अपनी टूटी बाजू को सहलाते हुए बोला, जल कुकड़े कहीं के, हमें चोट लगी है और इन्हें अभी भी हमसे जलन हो रही है। आज रात को मैं मम्मी को अपने पास सुलाऊंगा। तभी अथर्व ने प्रीतम जी को आते देखा तो जोर से बोला, ठीक है, फिर मैं अपनी माँ के पास सोऊंगा। तब प्रीतम जी उसे घूरते हुए बोले, अच्छा, फिर मैं कहाँ सोऊंगा नालायक। तब अथर्व हंसते हुए बोला, आप अपनी माँ के पास जाए। तभी अद्वैत बोला, ओह, बड़ी दादी तो मुंबई में है, अब क्या दादू वहां जाएंगे। प्रीतम जी ने अद्वैत को घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। तब अथर्व बोला, बापू मैं मजाक कर रहा था, मैं ग्रंथ के पास सो जाऊंगा। तभी अक्षत पीछे से अथर्व की गर्दन दबोचते हुए बोला, क्यों बे, हम में क्या कांटे लगे हैं, तू मैं और धारिया साथ में सोएंगे। अथर्व पैर पटक कर नहीं नहीं चिल्लाने लगा, जैसे रात में उसकी इज्जत लूट जाएगी, जिससे सब लोग पेट पकड़ कर हंसने लगे। टेंशन के माहौल में भी सबके चेहरे पर मुस्कान थी। ये देखकर सुधा जी ने आदिव को गले लगा लिया और बोली, तू इस घर की जान है मेरे बच्चे उम्ममा। अथर्व को पप्पियां झप्पियां मिलते देख अद्वैत मुंह बनाकर बोला, अब हर कोई कार्टून तो नहीं बन सकता दादी, ये अकेले ही काफी है। तभी अथर्व बोला, माँ लगता है किचन में सब्जी जल रही है। तब आराध्या बोली, पर खाना तो बन चुका है, गैस पर तो कुछ भी नहीं चढ़ा रखा। तभी अदिति बोली, मम्मी पापा का मतलब कुछ चल रहा है, मतलब ये आपका ये जलनखोर बेटा उनसे जलन खा रहा है। तब अथर्व बोला, जलन खा जाए, मैं हूं ही इतना हॉट, कोई भी मुझसे। ग्रंथ सब कुछ देख रहा था, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और एक आंख की कोर से आंसू की बूंद को उसने साफ कर लिया, जो सबसे छिप गया लेकिन किसी ने वो जरूर देख लिया था। अथर्व को पप्पियां झप्पियां मिलते देख अद्वैत मुंह बनाकर बोला, अब हर कोई कार्टून तो नहीं बन सकता दादी, ये अकेले ही काफी है। तभी अथर्व बोला, माँ लगता है किचन में सब्जी जल रही है। तब आराध्या बोली, पर खाना तो बन चुका है, गैस पर तो कुछ भी नहीं चढ़ा रखा। तभी अदिति बोली, मम्मी पापा का मतलब कुछ चल रहा है, मतलब ये आपका ये जलनखोर बेटा उनसे जलन खा रहा है। तब अथर्व बोला, मैं हूं ही इतना हॉट, कोई भी मुझसे जलन खा जाए। ग्रंथ सब कुछ देख रहा था, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और एक आंख की कोर से आंसू की बूंद को उसने साफ कर लिया, जो सबसे छिप गया लेकिन किसी ने वो जरूर देख लिया था। फिर सबने डिनर किया। अथर्व के कहे अनुसार ग्रंथ थोड़ा बहुत खाकर उठ गया। जब सबने उससे पूछा तब अथर्व बोला, मुझे भी ज्यादा भूख नहीं है तो रात में मैं अपना खाना खा लूंगा और इसे भी खिला दूंगा। इतना कहकर अथर्व ग्रंथ को लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। रात को जब सब अपने कमरों में चले गए तब अथर्व 2-3 बोतलें बियर की लेकर आया और ग्रंथ के साथ छत पर पहुंच गया, जहां पर अद्वैत टहलते हुए फोन पर बात कर रहा था। उसे देखकर अथर्व छिप गया और ग्रंथ को भी छिपने का इशारा कर दिया। वहीं अथर्व और ग्रंथ की मौजूदगी से अनजान अद्वैत फोन पर बोला, यार शिविका तू ना एक बार उस क्या होता है वो, हाँ मैंने पता किया था कॉलेज में, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, उससे चेक कर ली कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। अद्वैत की बात सुनकर अथर्व और ग्रंथ की आंखें बड़ी हो गई। अथर्व के हाथ से एक बोतल छूट गई जिसे नीचे गिरने से पहले ही ग्रंथ ने लपक लिया। अथर्व ने पहले उसे और फिर अद्वैत को गुस्से से घूरा, लेकिन अद्वैत की बात जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे ही अथर्व और ग्रंथ ने अपना सर पीट लिया। वहीं अद्वैत की बात सुनकर शिविका घबराते हुए बोली, क्या, पर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तब अद्वैत बोला, अरे यार शिवी, उस दिन जब मैंने तुमसे नंबर लिया था और फिर किस किया था, शायद उसी की वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई होगी, एक बार चेक करके देखना यार, मुझे टेंशन हो रही है, कहीं पापा नानू के साथ साथ दादू भी ना बन जाए। अद्वैत की बात का मतलब समझकर ग्रंथ को समझते देर नहीं लगी कि अद्वैत ने जरूर उसकी और अदिति की बातें सुनी है। उसने फटी आंखों से अथर्व को देखा जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तभी उन दोनों को अद्वैत की आवाज आए, वो सिया को चुप करवा रहा था जो शायद रो रही थी। अद्वैत बोला, रो मत शिविका, तुम कल चेक कर लेना,
और मुझे बता देना, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो हम शादी कर लेंगे। वैसे भी पापा ने तो पहले ही तुम्हारे दादाजी से बात की हुई है। ठीक है, बाय, और परेशान मत हो, सो जाओ अब। अद्वैत ने फोन काटा ही था और पीछे मुड़ा तो अथर्व और ग्रंथ को देखकर उसके होश उड़ गए। तभी अथर्व बोला, गधे, तूने मेरा नाम डूबा दिया, आज कहीं का नहीं छोड़ा। अद्वैत को लगा कि अथर्व उस पर गुस्सा करेगा, तभी अथर्व बोला, मेरी औलाद इतनी बेवकूफ है, ये आज पता चला है। तभी ग्रंथ बोला, आपकी आदू भी इसी लाइन में है डीबी, जिसे किस और सेक्स में अंतर ही नहीं पता। अथर्व ने उसे घूर कर देखा और फिर अद्वैत से बोला, तुम 2 साल से कॉलेज जा रहे हो और तुम लोगों को फिजिकल रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे नालायक, 10th स्टैंडर्ड में ही साइंस में सब क्लियरली बताया गया है, कुछ समझा कभी या फिर अंधाधुंध रट्टा मारा है। तब अद्वैत बोला, पापा, साइंस में मैं फिसड्डी हूँ, मैंने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा। मैं इस साल ग्रेजुएट होकर एसएससी की तैयारी करूंगा ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकूं। अथर्व ने ग्रंथ को देखा और बोला, तुम्हें तो सब नॉलेज है ना। तब ग्रंथ ने हाँ में सिर हिलाया तो अथर्व बोला, ठीक है, मैं जब नीचे चला जाऊंगा तो इसे भी सब बता देना, और आदू को शादी के बाद खुद समझा लेना। और ये ले टूटे हाथ वाले छुछंदर, एक बोतल तू गटक ले, और खबरदार किसी को बताया तो। अद्वैत के टूटे हाथ की वजह से अथर्व ने उसके सामने आज हुए इंसिडेंट को लेकर कोई बात ग्रंथ से नहीं की, और एक बोतल पीकर वहां से सीधा अक्षत के रूम में छलांग लगाई, जहां वो और धैर्य उसका ही इंतजार कर रहे थे। वहीं अथर्व के जाने के बाद अद्वैत थोड़ा सा हड़बड़ा गया था कि ग्रंथ को उसके और शिविका के बारे में पता चल गया है। तब ग्रंथ उसे रिलैक्स करते हुए बोला, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था तुम दोनों के बारे में, और शिविका के लिए मैं खुश हूँ। तुम और सब घर वाले उसके लिए बिल्कुल सही हो, मैं निश्चिंत हो गया हूँ उसके लिए। उसके बाद उसने अद्वैत को थोड़ा सा फिजिकल रिलेशन का ज्ञान दिया, जिसे समझकर अद्वैत खुश हो गया और बोला, हमने तो अब तक ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब सीयू प्रेग्नेंट नहीं है। तब ग्रंथ बोला, हाँ, सिर्फ किस से प्रेग्नेंट नहीं होते, किस सिर्फ अपनी फीलिंग्स, प्यार जताने का एक तरीका है। कुछ देर बाद वो दोनों नीचे आ गए। अद्वैत तो आराध्या के पास सो गया और ग्रंथ अपने कमरे में चला गया। वहीं अदिति जब भी सोने के लिए आंखें बंद करती तो ग्रंथ की आंख से निकला आंसू उसे याद आ जाता। वो मन में बोली, उसकी आंखों में कितना खालीपन था, क्या वो अपनी मोम को मिस कर रहा था। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, उस बजरबट्टू का चेहरा क्यों दिख रहा है बार बार, छोड़ूंगी नहीं उसे, वो मुझे सोने नहीं दे रहा। अदिति के बदबदाने और छटपटाने से आकृति नींद में ही झल्ला कर बोली, दिति प्लीज सो जा यार, लात घूंसे क्यों चला रही है। तब अदिति चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई, जिससे कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह अथर्व को राजपाल जी का फोन आया। वो जल्दी से उसे बुला रहे थे और कुछ परेशान भी लग रहे थे। अथर्व ने करणवीर जी से पूछा तो वो बोले, शेर खान की तबीयत कल रात ज्यादा खराब थी, शायद वो अब। तभी अथर्व बोला, नहीं, वो, मैं अभी जाकर उसे ठीक कर दूंगा, चलिए मेरे साथ। सभी बच्चे और अक्षत लोग भी अथर्व के साथ राजपाल जी के घर पहुंचे। अथर्व जल्दी से उस तरफ भागा जहां शेर खान अपने परिवार के साथ रहता था। राजपाल जी वहीं पर मौजूद थे। अथर्व को आते देख वो अथर्व से बोले, जा, शेर खान तुझसे आखिरी बार मिलना चाहता है, उसे अंतिम विदाई दे दे। ग्रंथ नहीं जानता था कि शेर खान कौन है। उसने जब वहां 2 शेरों को घूमते पाया और एक बूढ़े हो चुके जमीन पर लेटे शेर को देखा तो उसे समझ में आया, बाकी बच्चे तो सब उन सभी शेरों से परिचित थे। अथर्व को देखकर शेर खान ने एक हल्की सी दहाड़ मारी। अथर्व जल्दी से उसके पास गया और उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रखकर बोला, शेरू, क्या हो गया मेरे बड्डी, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे लेकर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, हिम्मत मत हारना। शेर खान ने एक पंजा अथर्व के हाथ पर रगड़ना शुरू कर दिया और हल्का गुर्राया। अथर्व ने उसका सिर सहलाना शुरू कर दिया। शेर खान ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में एक हल्के से झटके के साथ शेर खान ने अपना दम तोड़ दिया। अद्वैत और अदिति भी रोते हुए प्रीतम जी से चिपक गए। सबको बहुत दुख हो रहा था। वहीं अथर्व की आंखें पत्थर सी सख्त हो गई थी। आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भगवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उन्होंने शेर खान को अपने पास बुला लिया। कुछ देर बाद वहीं बड़े से गार्डन में एक गड्ढा खोदकर शेर खान को दबा दिया गया। अथर्व ने उसी जगह पर अपने हाथों से एक आम का पेड़ लगाया और वहां के माली से बोला, इस पेड़ को कभी सूखने मत देना, वरना तुम्हारी जड़ें सुखा दूंगा।
अथर्व ने उस जगह से कुछ दूर भी एक नीम का पेड़ लगाया हुआ था, जहां पर शेरखान की शेरनी जो कुछ साल पहले मर गई थी, उसे दबाया हुआ था। अथर्व के अगल बगल दो शेर आकर उसका एक एक हाथ चाटने लगे, तो अथर्व ने उन दोनों का सिर सहलाया और बोला, बंटी, बबली, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों से मिलने आता रहूंगा। उन दोनों शेरों ने अपना सिर उसके घुटनों पर रगड़कर अपना प्यार जताया, और सब वहां से वापस सूर्यवंशी भवन लौट आए। अथर्व ने आज कंपनी जाने से मना कर दिया। सबको लग रहा था कि शेर खान की मौत से अथर्व परेशान है, लेकिन अथर्व के दिमाग में कुछ और चल रहा था। ग्रंथ कॉलेज जाते वक्त अथर्व से कहकर गया था कि अकेले वो कहीं ना जाए। वहीं अथर्व मन ही मन बेचैन हो रहा था। उसे खुद को शांत करने के लिए कुछ चाहिए था, जैसे कि किसी को बुरी तरह टॉर्चर करना, जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। उसने लक्ष्य से भी बात की कि लॉकअप में अगर किसी को टॉर्चर करना हो तो वो ये कर देगा, लेकिन लक्ष्य अथर्व को बहुत अच्छे से जानता था कि टॉर्चर करने की बजाय अथर्व कैदी की जान भी ले सकता है, इसलिए उसने उसे मना कर दिया और ललिता जी को दिग्गज भवन भेज दिया। अथर्व दोपहर तक ललिता जी की गोद में सर रखकर सोता रहा। विद्या जी और प्रिया जी भी परेशान सी उनके पास ही बैठी थी। 3 बजे तक सभी बच्चे भी कॉलेज से लौट आए थे। आज अथर्व बाकी दिनों की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। इतना शांत बच्चों ने भी कभी उसे नहीं देखा था। उनके आने से जो चहल पहल हुई उससे अथर्व की नींद खुल गई। वो फ्रेश होने चला गया। जब अथर्व फ्रेश होकर कमरे में आया तो उसका फोन बज रहा था। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से वेदांत बोला, सर, वो ट्रक ड्राइवर मिल गया है। तब अथर्व ने कुछ देर में आता हूं कहकर फोन काट दिया और नीचे आ गया, जहां सभी बच्चे नाश्ता पानी कर रहे थे। अथर्व भी उनके पास बैठ गया और अद्वैत की प्लेट से खाना उठाकर खाने लगा। उसे थोड़ा नॉर्मल होते देख सबके चेहरे खिल गए। कुछ देर बाद अथर्व प्रिया जी से बोला, माँ, मैं कुछ देर बाहर घूमकर आता हूँ, थोड़ा अच्छा महसूस करूंगा। तभी सभी बच्चे एक साथ बोले, हम भी चलेंगे। तब अथर्व अद्वैत, ध्रुविक और हान से बोला, 3 इडियट्स, तुम लोग कहीं भी जाने लायक नहीं हो और गर्ल्स तुम असाइनमेंट पूरा कर लो जो आज मिला है। ग्रंथ, तू चल मेरे साथ। अद्वैत अथर्व को घूरने लगा तो अथर्व बोला, बस यहीं आसपास घूमकर आ जाएंगे बेकन खजूरे, ऐसे क्या घूर रहा है, बाप मैं हूं तेरा, समझे। अद्वैत लाचारी से अपने हाथ को घूरने लगा। अथर्व ग्रंथ के साथ पार्क के पास आया तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। अथर्व उसमें बैठते हुए बोला, आ जाओ ग्रंथ, आज की सारी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है आज मुझे, तो तुम सिर्फ दर्शक बनना। अथर्व और ग्रंथ उसी मॉल में पहुंचे जहां वो पहले भी गए थे, लेकिन आज वो लोग दूसरी जगह पर गए, जो कि उसी मॉल के नीचे खुफिया बेसमेंट था, जहां पर टॉर्चर करने का सारा सामान सजाकर रखा हुआ था। वेदांत वहीं मौजूद था। अथर्व को देखकर वो उसके पास आया। वेदांत के सामने से हटने पर ग्रंथ को कुर्सी पर बंधा वो ड्राइवर दिखा जिसने अद्वैत लोगों को टक्कर मारी थी। अथर्व ने वेदांत को वहां से जाने के लिए कहा और ग्रंथ को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, ग्रंथ, आज मेरा मन उदास है और मेरी उदासी इस आदमी को टॉर्चर करके कम हो जाएगी, और कल का गुस्सा तो चरम पर है, तो दोनों को मिक्सअप करके मैंने फैसला किया है कि इस आदमी को टॉर्चर के दौरान ही मारना है। तब ग्रंथ बोला, पर डीबी, मतलब इससे पता तो करिए इसने वो एक्सीडेंट क्यों किया था। तब वो आदमी बोला, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम मुझे मार नहीं सकते। तब अथर्व बोला, मुझे जानना ही नहीं है, और जब मैं जानता ही हूँ कि इसने सब उस हरामी कुणाल के कहने पर किया है तो अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना। वो आदमी हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता। तब अथर्व बोला, पता तो मुझे कल का ही है, बस मुझे ये नहीं पता था कि वो हरामी मुंबई में नहीं दिल्ली में छिपा हुआ है। जल्दी ही वो तेरी जगह यहाँ मौजूद होगा, चल अब मैं तेरा हिसाब करता हूँ। इतना कहकर अथर्व बड़े औजारों की तरफ बढ़ गया। अथर्व और ग्रंथ उसी मॉल में पहुंचे जहां वो पहले भी गए थे, लेकिन आज वो लोग दूसरी जगह पर गए, जो कि उसी मॉल के नीचे खुफिया बेसमेंट था, जहां पर टॉर्चर करने का सारा सामान सजाकर रखा हुआ था। वेदांत वहीं मौजूद था। अथर्व को देखकर वो उसके पास आया। वेदांत के सामने से हटने पर ग्रंथ को कुर्सी पर बंधा वो ड्राइवर दिखा जिसने अद्वैत लोगों को टक्कर मारी थी। अथर्व ने वेदांत को वहां से जाने के लिए कहा और ग्रंथ को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, ग्रंथ, आज मेरा मन उदास है और मेरी उदासी इस आदमी को टॉर्चर करके कम हो जाएगी, और कल का गुस्सा तो चरम पर है, तो दोनों को मिक्सअप करके मैंने फैसला किया है कि इस आदमी को टॉर्चर के दौरान ही मारना है।
तब ग्रंथ बोला, पर डीबी, मतलब इससे पता तो करिए इसने वो एक्सीडेंट क्यों किया था। तब वो आदमी बोला, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम मुझे मार नहीं सकते। तब अथर्व बोला, मुझे जानना ही नहीं है, और जब मैं जानता ही हूँ कि इसने सब उस हरामी कुणाल के कहने पर किया है तो अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना। वो आदमी हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता। तब अथर्व बोला, पता तो मुझे कल का ही है, बस मुझे ये नहीं पता था कि वो हरामी मुंबई में नहीं दिल्ली में छिपा हुआ है। जल्दी ही वो तेरी जगह यहाँ मौजूद होगा, चल अब मैं तेरा हिसाब करता हूँ। इतना कहकर अथर्व बड़े औजारों की तरफ बढ़ गया। अथर्व ग्रंथ से बोला, ग्रंथ, तुझे हथौड़ा पसंद है ना। ग्रंथ ने हाँ में सर हिलाया और बोला, जी डीबी, मुझे हथौड़ा जमीन पर घसीटने में एक अलग ही वाइब आती है। तब अथर्व हंसते हुए बोला, पर मुझे काटने में ज्यादा मजा आता है। चल मैं तेरे फेवरेट औजार का भी इस्तेमाल जरूर करूंगा। उन दोनों की हिंसक बातें सुनकर वो ड्राइवर बुरी तरह घबरा गया। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी अथर्व बड़ा भारी हथौड़ा लेकर उसके पास पहुंचा और ग्रंथ से बोला, अच्छा ग्रंथ, आहान को कहाँ पर चोट लगी है। तब ग्रंथ बोला, जी पैर फ्रैक्चर हुआ है उसे। तभी अथर्व ने वो बड़ा भारी सा हथौड़ा हवा में उठाया और धड़ से उस ड्राइवर के पैर पर दे मारा, जिससे उस ड्राइवर की दिल दहला देने वाली चीखें पूरे बेसमेंट में गूंजने लगी, जिससे अथर्व को बहुत मजा आया। वही ग्रंथ ने गौर से उस आदमी का पैर देखा तो उसके पैर की हर हड्डी का चूरा हो गया था। वो आदमी गला फाड़ कर रो रहा था। तभी अथर्व ने एक झापड़ उसे रसीद कर दिया और बोला, साले मेरे बच्चों पर हमला किया था तूने, रुक जा तू। अथर्व जल्दी से वापस गया और एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर उस आदमी के पास जाकर बोला, मैं खुद पर 1000 बार सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अपनों पर अगर आंच भी आए तो स्वाहा कर देता हूँ सब कुछ। इतना कहकर अथर्व ने कुल्हाड़ी से एक वार उस आदमी के उसी पैर पर किया, और अगले 9 ही पल उसका पैर उसके शरीर से अलग हो चुका था। ये देखकर ग्रंथ अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो आदमी दर्द न सह पाने की वजह से बेहोश हो गया। तभी अथर्व ग्रंथ से बोला, अद्वित को कहाँ चोट लगी है ग्रंथ। तब ग्रंथ बोला, कलाई टूटी है। बस फिर क्या था, उस आदमी का एक हाथ भी उसके शरीर से अलग हो चुका था। दर्द से छटपटाते हुए वो होश में आ गया। और तभी अथर्व बोला, ध्रुवी को कहाँ चोट लगी है ग्रंथ। तब ग्रंथ बोला, घुटने पर लगी है डीबी। वो आदमी तड़पते हुए अपने सामने खड़े 2 इंसान रूपी शैतानों को देख रहा था जिनमें दया भाव कुछ भी नहीं था। और तभी अथर्व ने हथौड़ा उठाया और उस आदमी के दूसरी टांग के घुटने पर दे मारा। एक बार फिर वो बेहोश हो गया। उसके बाद अथर्व वही कुर्सी पर बैठ गया और बोला, ग्रंथ, अब तू देख ले, कुछ करना है तो। तब ग्रंथ बोला, मैं इसे मार सकता हूँ क्या। तब अथर्व बोला, हाँ हाँ, जिंदा रहकर अब ये क्या उखाड़ लेगा। तब ग्रंथ ने अपना फेवरेट हथौड़ा उठाया और पहले तो उस आदमी के कंधे तोड़े और फिर गले पर प्रहार किया, जिससे उस आदमी ने तुरंत दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद अथर्व और वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहे थे। अथर्व खाते हुए बोला, घर पे किसी को मत बता देना कि हमने पिज्जा खाया है। सुबह शेरखान की वजह से मैं कुछ खा नहीं पाया था। दोपहर में माँ ने जबरदस्ती दाल चावल खिला दिए। अब पूरे दिन की बेचैनी खत्म हुई। तब ग्रंथ बोला, अब आप उस कुणाल को कहाँ ढूंढोगे। तब अथर्व बोला, वो जरूर कॉलेज में या फिर उसके आसपास ही है। टेंशन मत लो, अब कॉलेज में भी अपने आदमी आ रहे हैं, कल से देखता हूँ वो कब तक बचेगा। जितना मुझे गुस्सा दिलाएगा, उसका अंत उतना ही भयावह होगा। शाम के 7 बज गए थे। अथर्व ग्रंथ को लेकर वापस सूर्यवंशी भवन चला गया, जहां पर आदिव ने नूडल्स खाने की मांग रख दी। आज कोई भी उसे उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए सब लोग उसकी बात मान रहे थे, बिना ये जाने कि अथर्व एक आदमी को मारकर वहां बैठा है। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। अक्षत अथर्व को घूर रहा था और अथर्व उसे इग्नोर किए जा रहा था। अक्षत ने फिर ग्रंथ को घूरना शुरू कर दिया तो वो झेपते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी अथर्व बोला, अच्छा पापा, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। तभी अक्षत भगते हुए बोला, क्यों, आज किसकी मैयत की तैयारी करने जाएगा। कल तूने शेरखान के जाने के गम का फायदा उठा लिया, आज नहीं, समझे। चुपचाप हमारे साथ चल, यहाँ रहकर तो तू सबको बेवकूफ बनाकर भाग जाता है, और आता क्या करके है, ये हम सब जानते हैं।
तभी लक्षित बोली, उफ अक्षत, तुम क्यों अथर्व के पीछे पड़े रहते हो, वो अपने हिस्से का सारा काम करता तो है ना। तब अक्षत बोला, मैं काम के लिए नहीं कह रहा, वहां जाकर ये चाहे गिल्ली डंडा खेल ले, लेकिन यहाँ मैं रहने नहीं दूंगा इसे।